हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कला वर्ग में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 11 का चैप्टर विधायिका। बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि विधायिका होती क्या है। देखो, सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो विधायिका है, विधायिका सरकार का वह अंग है जो कानून बनाने का कार्य करता है। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य करता है। और तीसरा अंग है सरकार का न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य होता है विधायिका द्वारा बनाए जाने वाले नियमों और कार्यपालिका द्वारा लागू किए जाने के तरीकों को ये जांच करना कि वो संविधान के अनुसार है या नहीं है। विधायिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनकी जांच न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। यदि वह कानून संविधान के अनुसार नहीं पाए जाते हैं तो न्यायपालिका के द्वारा उन कानूनों को रद्द कर दिया जाता है। चलिए अब हम विधायिका स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे टॉपिक्स, जो पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, जिनको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो नॉलेज हमें प्राप्त होगी वो है, उसमें देखो विधायिका का महत्व हमें पता चलेगा, संसद के कार्य और शक्तियों के बारे में पता चलेगा, कानून कैसे बनता है इस प्रक्रिया को हम जान पाएंगे, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है ये भी हमें पता चलेगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, और संसद अपने ऊपर कैसे नियंत्रण रखती है ये भी हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ पाएंगे। उसके पहले हम इसका परिचय पढ़ लेते हैं। हम भारत में चुनावों का महत्व और चुनावों के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन पिछले अध्याय में कर चुके हैं। और विधायिका जनता द्वारा निर्वाचित होती हैं, जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती हैं। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि निर्वाचित विधायिकाएं कैसे काम करती हैं और लोकतांत्रिक सरकारों को बनाए रखने में कैसे मदद करती हैं। आप भारत में संसद और राज्यों की विधायिकाओं की संरचना और कार्यों तथा लोकतांत्रिक शासन में उनके महत्व का अध्ययन करेंगे। चलिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर का विधायिका का, वो है हमें संसद क्यों चाहिए। अब मैंने पहले ही आपको बताया है कि संसद क्या होती है। संसद या विधायिका या पार्लियामेंट सरकार का वह अंग है जो कानून बनाने का कार्य करता है। लेकिन इनका जो कार्य है, इसका जो कार्य है वो सिर्फ कानून बनाने तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा भी ये बहुत सारे कार्य करती है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं हमें संसद क्यों चाहिए। विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से कानून बनाना भी एक कार्य है। यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। संसद में बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं। संसद में बहस, बहिर्गमन, विरोध प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि इसे अत्यंत जीवंत बनाते हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। दरअसल वास्तविक प्रतिनिधि वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। विधायिका जन प्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यह वास्तव में प्रातिनिधिक लोकतंत्र का आधार है। इसके बावजूद अधिकांश लोकतंत्रों में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिकाएं अपना महत्व खोती जा रही है। भारत में भी मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहल करता है, शासन का एजेंडा तय करता है और उसे लागू करता है। इससे कुछ आलोचकों को यह कहने का मौका मिल गया कि संसद का ह्रास हो रहा है, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। एक सशक्त नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है और संसद को अपने जवाबों से संतुष्ट करना पड़ता है। यह हमें संसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है।
अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण यह सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रातिनिधिक है और फिर इसके पास सरकार का चयन करने और उसे बर्खास्त करने की शक्ति भी है। इसमें खुद करें और खुद सीखें में जो दिया गया है इसको भी हम देख लेते हैं। इन समाचार पत्रों पर विचार करें और सोचें कि यदि विधायिकाएं ना होती तो क्या होता। प्रत्येक रिपोर्ट को पढ़ने के बाद बताएं कि कैसे कार्यपालिका को नियंत्रित करने में विधायिका सफल या असफल रही। तो 28 फरवरी 2002 केंद्रीय वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने केंद्रीय बजट प्रस्तावों में 50 किलोग्राम यूरिया खाद की बोरी की कीमत 12 रुपये बढ़ाने तथा 2 अन्य खादों के दामों में भी कुछ वृद्धि करने के प्रस्ताव की घोषणा की। इससे खाद के दामों में 5% वृद्धि हुई। यूरिया खाद के वर्तमान मूल्य 4,830 रुपये प्रति टन पर 80% सब्सिडी है। अब 11 मार्च 2002 विपक्ष के जबरदस्त विरोध के कारण वित्त मंत्री को खाद के दामों में वृद्धि के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। 4 जून 1998 को लोकसभा में यूरिया खाद और पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि को लेकर विवादास्पद स्थिति बन गई। पूरे विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया, सदन छोड़कर वो चले गए। इस मुद्दे पर सदन में 2 दिनों तक गर्मागर्मी रही। वित्त मंत्री ने अपने बजट प्रस्तावों में यूरिया खाद के दामों में मात्र 50 पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि का प्रस्ताव किया था, जिससे उस पर सब्सिडी कम की जा सके। इस विरोध के परिणाम स्वरूप वित्त मंत्री यशवंत सिंह को मूल्य वृद्धि के प्रस्तावों को वापस लेना पड़ा। 22 फरवरी 1983 एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आज लोकसभा ने सर्वसम्मति से सरकारी कामकाज को स्थगित करने तथा असम पर बहस को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। गृह मंत्री पीसी सेठी ने बयान दिया, असम में रहने वाले सभी समुदायों और समूहों के बीच सद्भाव कायम करने के लिए मैं अलग विचार और नीतियों से प्रतिबद्धता रखने वाले आप सभी सदस्यों का सहयोग चाहता हूं। यह समय विवाद का नहीं वरन घाव पर मरहम लगाने का है। और लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों ने आंध्र प्रदेश में हरिजनों के उत्पीड़न के प्रति विरोध जताया। तो ये जो भी हमने अभी छोटे छोटे से पैराग्राफ पढ़े हैं, ये हमारे न्यूज़पेपर में छपे हुए पैराग्राफ हैं। इसमें सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए थे, जो भी मूल्य वृद्धि के मामले हैं या फिर अगर हम बात करें तो हरिजनों के उत्पीड़न के प्रति विरोध जताया, ये मामले हैं। आपस में सद्भावना कायम करने के मामले हैं, सरकारी कामकाज स्थगित करने और असम बहस को प्राथमिकता देने का निर्णय है। ये सभी कार्य जो थे ये उस दौरान किए गए थे और जनता को अगर लगा कि ये चीज़ गलत है तो जनता ने उसका विरोध किया, क्योंकि चाहे वो संसद के द्वारा बनाया गया हो, संसद वही काम करेगी जो जनता के लिए सही होगा और संविधान के अनुसार होगा। यही सब हम इस चैप्टर में समझेंगे। बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है संसद में 2 सदनों की क्या आवश्यकता है। लेकिन इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं संसद से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको बता देती हूँ। देखो, जो भारत की संघीय विधान पालिका को हम संसद कहते हैं, संसद एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा सम्मिलित है। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी वह संसद का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद के अधिवेशनों को बुलाते हैं और स्थगित भी करते हैं। जो राज्यसभा है वो संसद का उच्च सदन है और लोकसभा संसद का निम्न सदन है। लोकसभा में देश के विभिन्न राज्यों से साधारण जनता के प्रतिनिधि आते हैं, इसलिए यह एक राष्ट्रीय सदन भी है। और जो लोकसभा है उसको जनता का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि जो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
राज्यसभा में राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए गए प्रतिनिधि आते हैं, इसलिए यह एक संघीय सदन है। लोकसभा अधिक लोकतांत्रिक सदन है, इसलिए यह राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। तो और इसके बाद राष्ट्रपति और संसद के संबंध में भी मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको बता देती हूँ। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आपको पता होनी आवश्यक है। देखिए, जो राष्ट्रपति होते हैं वो दोनों सदनों के सत्रों का आह्वान करते हैं तथा उसका सत्रावसान भी करते हैं। लोकसभा चुनाव के उपरांत प्रथम अधिवेशन में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। वह किसी भी सदन में विचाराधीन, जो राष्ट्रपति हैं वो किसी भी सदन में विचाराधीन विधेयक से संबंधित संदेश दे सकता है जिस पर सदन को विचार करना आवश्यक है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है। जो लोकसभा है वो हमारा अस्थायी सदन है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों में सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की घोषणा करता है। राष्ट्रपति जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हो जिसमें कानून बनाना आवश्यक हो, तब वह अध्यादेश जारी भी करता है। तो एग्जाम में कभी कभी अध्यादेश आ जाता है कि अध्यादेश क्या होता है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता और कोई कानून बनाना आवश्यक होता है तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है और फिर कानून बनाए जाते हैं। इस अध्यादेश को संसद के सत्र आरंभ के 6 हफ्तों के अंदर पारित होना आवश्यक है। जब संसद का जो सत्र है वो शुरू हो जाता है तो उसके 6 हफ्ते के अंदर उसको पारित होना जरूरी माना जाता है, नहीं तो फिर वो निष्प्रभावी हो जाता है। संघ का सारा काम जो होता है, देश का जो सारा काम होता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। एंग्लो इंडियन से रिलेटेड एक विधेयक आया है, उसके बारे में मैं आपको अपनी जो अगली वीडियो में बताऊंगी। आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट एक और अच्छी सी एजुकेशनल वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, जो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, संसद में 2 सदनों की आवश्यकता। यहाँ से वो हमारी अगली वीडियो स्टार्ट होगी। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, अपना ध्यान रखना, टेक केयर।